हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। अल्टीमेट लाइव टेस्ट 4 के नाम से, ठीक है। ऑल इंडिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अल्टीमेट लाइव टेस्ट 4 के नाम से, ठीक है जी। काफ़ी समय से चीज़ों को नहीं चला पा रहे थे, है ना। अब कोशिश करेंगे रेगुलर रहने की, ठीक है। कंटिन्यू करने की कोशिश करें, रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को लगातार, ठीक है ना। तो आज से शुरू करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट। जो भी लाइव मॉक टेस्ट होगा डेली इसको लगाया करें, मतलब जब भी अपलोड किया जाएगा लाइव टेस्ट इसको लगाएंगे हम, ठीक है। और बाकी भी मॉक टेस्ट और जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उन सब चीज़ों को भी शुरू करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल टाइम बहुत कम है हमारे पास, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, ठीक है। मेरे को 6 बजे तक वैसे भी फ्री होना था। अभी टाइम नहीं है, बट सोचा 1 घंटा है तो लगा लेते हैं इसको, है ना। बाकी डिटेल से बात कर लेंगे कभी दूसरे मॉक टेस्ट वगैरह में, ठीक है, कि आपके स्ट्रेटेजी वगैरह कैसी रहनी चाहिए, है ना। 50, चलो बात कर ही लेते हैं। जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 25 आपके रीजनिंग के होंगे, और 15 आपके मैथ्स के होंगे, और 10 आपके कंप्यूटर के होते हैं, ठीक है। ये आपके सेक्शन वाइज रहता है। ये 2 सेक्शन तो आपको 100% स्कोर करने का सोचना है पूरा, ठीक है। ये जीके जीएस और कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन रहता है कि यहाँ पे आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना बढ़िया है ना। जीके जीएस में आप 30+ टारगेट तो लेके ही चलो। इसमें भी आप 6-7 क्वेश्चंस का तो टारगेट लेके चलो कि आप कर ही सको, है ना। और इसका तो फुल टारगेट लेके चलना है आपको। अभी इतना समय है नहीं बातचीत के लिए, बाकी बात कर लें कभी डिटेल से। अभी शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट की, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे आगे से, जो भी इससे पहले भी हमने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के, 1-2 मॉक टेस्ट हैं शायद। तो वो प्लेलिस्ट बना के ऐड कर देंगे उनको भी और इसको भी, ठीक है। आगे आने वाले जो भी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन होंगे वो सब उसी प्लेलिस्ट में आप देख लिया करना, है ना। चलो भाई शुरुआत करते हैं। एक सेकंड इसका। हम्म, चलिए भाई मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। खैर चलो, शुरुआत करते हैं। इसमें आप सबको पता है सेक्शन वाइज डिवाइडेड चीज़ें हैं ना। तो शुरुआत करते हैं, चलो जीके जीएस से शुरुआत करते हैं ना, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। टाइम की कोई दिक्कत नहीं होती, टाइम बहुत होता है, 1.5 घंटा बहुत है, ठीक है। बाकी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी रहती है उस स्ट्रेटेजी से पेपर को अटैम्प्ट करें। मेरे लिए मतलब मैं अगर, जैसे मैंने पिछली बार भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिया था एग्ज़ाम, उसमें मेरे शायद 79 के अप्रोक्स मार्क्स थे, ठीक है। तो उसमें जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, मेरी हमेशा ये रहती है कि पहले मैं जीके जीएस को ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैथ रीजनिंग को एंड में किया जाए। और इसमें तो ऐसा क्योंकि 90 मिनट है, तो मेरे सामने जो सेक्शन पहले आ जाएगा उसको ही करने लगूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। क्योंकि 90 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। आराम से सोच सोच के करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में उद्घाटन खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो खो खो विश्व कप का आपने देखा होगा रिसेंटली मॉक में भी, और शायद एग्जाम में भी, रेलवे में किसी में पूछा गया था। तो खो खो विश्व कप इंडिया में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, और शायद जीता भी इंडिया नहीं था, वुमेन और मैन दोनों में इंडिया इसका विनर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुखारेस्ट रोमानिया में आयोजित 2025 सुपर बेट चेस क्लासिक किसने जीता? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्योर करंट अफेयर है, बट आई एम नॉट श्योर। डी गुकेश ज़्यादा आजकल न्यूज़ में रहते हैं, है ना, ट्रेंडिंग में, तो इनके साथ जाते हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया था? अब इतना ज़्यादा फैक्चुअल स्पेशली, और वो भी जीके जी उसका करंट अफेयर का। तो भाई करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ अभी, पढ़ तो मैं कुछ भी नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए स्किप ही करेंगे। चौथा, दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन स्किप ही करते हैं ना। शुरुआत में घबराओ मत, क्या पता आगे थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल जाए, हालांकि एसएससी में तो आजकल अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आ रहे हैं।
किस भारतीय राजनीतिक नेता को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया? अरे मोदी जी का नाम है। जहाँ पे मोदी जी का नाम है वहाँ पे सबसे जो सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को ही मिलेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। मैं इसके साथ जा रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि इसमें आंसर क्या है। ठीक है। चलिए, आरबीआई के हालिया निर्देश के अनुसार इतने नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग किस लिए किया जाएगा? ग्राहकों के लेन देन संबंधी कॉल, प्रचारात्मक कॉल, धोखाधड़ी रोकथाम कॉल, ग्राहक सत्यापन कॉल। 1600XX। तो ये भाई क्या है, पता नहीं क्या है। तो सी ऑप्शन लगा देते हैं, लेट्स सी, देखते हैं, आधा तो लगा के चलते हैं, तुक्का भी है ना। चलो, वार्षिक साहित्यिक सम्मेलन नर्मदा साहित्य मंथन का तीसरा संस्करण 2025 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भाई क्या हो गया है, सारे करंट अफेयर के हैं क्या? नो आइडिया। चलो देखते हैं, बाद में लगा देंगे तुक्के, अभी देखते हैं आगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में कितने बाल गोद लेने के मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है? कितने बाल गोद लेने के मामले, बताओ यार, इतना फैक्चुअल चीज़ है। ये स्किप वाली होते हैं भाई, किसी को नहीं पता है ये सब चीज़ें, ना इसको पढ़ने की जरूरत है, याद भी मत करना इसको। बेफिजुल का टाइम खराब है, ऐसे एग्जाम में अगर आ भी जाता है तो स्किप करो भाई, इतना कौन चीज़ों को फैक्ट्स को इतने सारे याद करेगा। 2025 में फारूक अहमद मीर और ललित कुमार मंगोत्रा को प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए थे? अगेन यार, बहुत करंट अफेयर क्वेश्चन है, सारे या तो शुरुआत में दे दिए या फिर सारे ही करंट अफेयर के हैं। नो आइडिया भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सबसे कम है? तो बाल लिंगानुपात या लिंगानुपात सबसे कम अपना हरियाणा में ही है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादि त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? देखो, उगादि आपको पता है 3 राज्यों में मनाया जाता है ना। कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है? ये हिंदू नववर्ष होता है ना, ये हिंदू नववर्ष है। और ये मनाया कहाँ कहाँ पे जाता है? 3 स्टेट से ना। एक तो आपका जो मेनली है वो कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। प्लस आपका ये कहाँ मनाएगा? कर्नाटक में, प्लस तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ पे भी ये मनाया जाता है ना। और ये क्या पूछ रहा है, किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मार्च अप्रैल के महीने में, मतलब कि चैत्र में, है ना। हिंदी नववर्ष आपको याद होने चाहिए, चैत्र का मतलब होता है मार्च अप्रैल। ठीक है, तो चैत्र महीने में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, डिटेल से पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बारहमासी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती हुई हिमालय से निकलती है? हिमालय से निकलती है, कृष्णा नदी तो हो नहीं सकती, ऑप्शन खत्म। यमुना नदी भी नहीं हो सकती, ये भी ऑप्शन खत्म। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से होकर, हिमालय से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है सरयू और रावी नदी। हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहेगी। तो सरयू नदी तो शायद इधर की साइड है ना, नेपाल के साइड में, तो ये आई थिंक यूपी की साइड से हो। रावी नदी हो सकता है, अगर एलिमिनेशन से जाए तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, रावी नदी आई थिंक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है आपका अलकनंदा के तट पर, है ना। ये काफ़ी फेमस है और शायद मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा। और अब देखो, अभी टाइम तो उतना है नहीं, बट चलो मैं बताता हूँ, अभी चलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे देखो, आपको पता है गंगा के लिए जो पाथ है पूरा याद रखना है आपको। जो शतोपथ ग्लेशियर है अपना एक, यहाँ से निकलती है आपकी क्या? अलकनंदा। यहाँ से निकली अलकनंदा, ये क्या है? अलकनंदा। ठीक है, यहाँ से निकली आपकी अलकनंदा, यहाँ से मिलती है इसमें धौली गंगा। कौन सी? ये आपकी मिली धौली गंगा। ठीक है। जहाँ पे इसमें अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है, इसको आप क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप कहेंगे विष्णुप्रयाग। ठीक है। अब धौली गंगा से आगे आकर इसे मिलती है पिंडार नदी, यहाँ पे मिलती है इसमें पिंडार नदी, इसको आप कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, पिंडार नदी है ये, पिंडार नदी। ठीक है। और इधर से ही आगे आके से मिलती है नंदाकिनी। ठीक है, उसके बाद मंदाकिनी मिलेगी, पहले मिलती है नंदाकिनी। ठीक है। नंदाकिनी जहाँ पे मिलती है इसको कहते हैं नंदप्रयाग, है ना। और उसके बाद इधर की साइड से आके मिलती है आपकी मंदाकिनी, जिसको आप कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये आपकी कौन सी मिल रही है? मंदाकिनी।
ठीक है, और एक जो मेन नदी है जो यहाँ से निकलेगी आपकी गंगोत्री से, ठीक है, वो कौन सी निकलेगी आपकी भागीरथी, और वो जाके यहाँ पे मिलेगी एंड में इससे, कहाँ पर, देवप्रयाग में, जहाँ से ये मिलकर दोनों क्या बन जाएंगी, गंगा नदी बन जाएंगी, ठीक है। कौन सी नदी है ये, भागीरथी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये सारे पंच प्रयाग भी याद रखने हैं आपको, और कहाँ कहाँ से ये मिलती है अच्छे से डिटेल से आप पढ़ेंगे तो बार बार रिवाइज करेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और ये बद्रीनाथ का मंदिर आप सबको पता है कहाँ पे, अलकनंदा के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के दौरान किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने के लिए, उगाने को किस रूप में माना जाता है। वर्षा के दौरान भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को, एक से अधिक फसल मतलब क्या होता है, एक फसली नहीं, बहुफसली सही है, दोहरी त्रि नहीं, बहुफसली है ना फिर तो। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो राज्य धर्म कौन सा है, इस्लामी होगा ना, वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादातर हैं, बौद्ध धर्म तो नहीं हो सकता, ईसाई हिंदू तो नहीं होगा, तो आई थिंक इस्लाम धर्म ही है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी, तो गिरिजा देवी आपको पता है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, किससे रिलेटेड है, गजल, ठीक है, और गजल से रिलेटेड है, और ये है आपकी यूपी की, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है, पूछा जा चुका है इनके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से, देखो कितना आसान सवाल पूछ लिया ना, तो बिरजू महाराज आपके किससे रिलेटेड है, कथक से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कितनी बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार इंग्लिश में तो नहीं देखना आपको क्वेश्चन, अरे यार मैंने इंग्लिश में तो देखा ही नहीं आपको क्वेश्चन, कोई नहीं, चलो अब देख लो, इंग्लिश में देख के पॉज कर लेना, फिर हिंदी में देखना, ठीक है। लोसर त्योहार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, लोसर है आपका अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, आसान सा सवाल है बहुत, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इंग्लिश में देख लो भाई इसको। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है, जो पराबैंगनी प्रकाश के अवशोषित, पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए उत्तरदायी है, तो यानी कि कौन सी परत है जो यहाँ पे ओजोन परत है, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पे स्थित है, आपके समताप मंडल में, है ना। आपको क्रम पता होने चाहिए, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, और बहिर्मंडल, ठीक है। ये पांचों परत के नाम आपको पता होने चाहिए, और जो समताप मंडल है ये क्या है, जो ओजोन है ना उससे बनी हुई है ना, जो हानिकारक किरणें होती है उससे ये रक्षा करती है। एक सेकेंड, इंग्लिश में भी देख ही लो यार। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देख लेना, नहीं है पूछा है। लोकसभा का सदस्य न रहने पर वह पद खाली कर देगा, बिल्कुल सही बात है, सदस्य नहीं रहेगा तो वो पद खाली कर देगा, और वो आपका अध्यक्ष नहीं रहेगा, ठीक है। वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखकर पद त्याग कर सकता है, ये गलत है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को अपना रिजाइन करता है, ठीक है। तो ये त्यागपत्र किसको देते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं उपाध्यक्ष को, ठीक है, तो ये वाली लाइन गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला भाई इन्होंने, निम्नलिखित में से, अच्छा वैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह भी याद कर लिया करो यार, देख लो अब, चलो एक बार देख बता देता हूँ, और इसमें क्या बताना है, मतलब कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ नहीं कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है तो आप नोट्स बनाइए और उसमें लिखा करिए इनके बारे में, जैसे इनका आर्टिकल क्या 93 है ना, इनकी और सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना, कई बार नहीं दिया होता इनके एक्सप्लेनेशन में भी, तो आप अच्छे से इसको खुद से सर्च करके लिखा करिए नोट्स में, है ना। हालांकि अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे अच्छे से तो आपने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में लिख रखा होगा ऑलरेडी, तो उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। भारत की संसद के संबंध में सही नहीं है, तो संसद के बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको, इंग्लिश में नहीं देखा क्या आपने, इंग्लिश में देख लो। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाता है, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है, ये गलत है। राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं करते, अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष पहले क्या करते हैं, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, उसका सत्रावसान कर देंगे, मतलब उस सत्र के खत्म होने की घोषणा कर देंगे, ठीक है। ये करते हैं अपना राष्ट्रपति, तो स्थगित कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इंपॉर्टेंट और आसान सी चीज़ें, नहीं है पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टिहरी बांध, अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन। आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा डैम है और कहाँ पर है ये? यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड में। एक सेकेंड, ऑप्शन में अच्छा कोई नहीं भी तो है ना? तो कोई नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही कन्फ्यूजन है, ये तो उत्तराखंड में ही है। इंग्लिश में देख लो भाई इसको अच्छे से। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पिछले हिस्से पर डैश की आकृति है। 2000 के नोट के पीछे क्या है आपका? मंगलयान है, ठीक है। रानी की बावली किसके पीछे? 100 रुपए के नोट के पीछे। कोणार्क का मंदिर किसके पीछे है? 10 रुपए के पीछे। और लाल किला आजकल बहुत फेमस है क्योंकि 500 के नोट ज़्यादा चलते हैं ना, तो 500 के नोट के पीछे लाल किला। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पहले आपने रट्टा मारा होगा इनका, क्योंकि एग्जाम में लगातार आ रही थी ये चीज़ें। क्या पूछा? 2000 के नोट के पीछे मंगलयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1976 में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है, भारत 51A, और भाग कौन सा है? पार्ट नंबर 4A, ठीक है। शुरुआत में किसकी समिति की? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे ये, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें ये जोड़े गए थे, ठीक है। शुरुआत में 10 थे, उसके बाद 11th जोड़ दिया गया कब? 2002 में 86 अमेंडमेंट के द्वारा। कौन सा? बच्चों को एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिलाने वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी जो भी हैं आपको पता होनी चाहिए, रिवाइज कर लिया करो एक बार जब आ जाए तो ये सब चीज़ें। बोल रहा क्या है? संविधान किस भाग में जोड़ा है? 4A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लो भाई इसको, थोड़ा जल्दी चलते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से अपनाए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं यूएसएसआर से, ठीक है, सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक अधिकार तो थे ही, कर्तव्य को भी शामिल किया गया है यूएसएसआर के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने? पारसी समुदाय द्वारा नवरोज पर्व के उत्सव के एक भाग के रूप में मेहर नामक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता किसके पीठासीन देवता है? अ, नवरोज आपको पता है पारसी लोग मनाते हैं, ठीक है। किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था ये। पर जो पूछा है वही नहीं पता। मेहर नामक देवता की पूजा की जाती है, किसके पीठासीन है? मोस्टली सूरज की ही पूजा की जाती होगी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, है ना। देख लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने? इंग्लिश में देख लो आप एक बार। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? तो ये ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, डिटेल से पढ़ा होगा। ये आप ऐसे पढ़ते हो कि ये जो गलत बन गया ये ऐसे करके आपने पढ़ा होगा कि ये यहाँ से ऐसे, ऐसे है ना। तो ये ऐसे करके आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ऊपर वाली ये क्या है? भूपर पट्टी है, ठीक है। भूपर पट्टी है, क्रस्ट है, और ये क्या है? मेंटल है, और ये क्या है? कोर है, क्रोड है, ठीक है। आंतरिक भाग, ऊपरी भाग, और एक लिक्विड होता है, एक ठोस होता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी डिटेल में, रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो ये वाला जो एरिया है वो कितना है? 30 + 5। और ये कहाँ तक जाता है आपका? 2900 किलोमीटर्स तक। और ये कहाँ तक जाता है आपका? 3500। ठीक है। ठीक है। तो भाई इसने क्या पूछा है? महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई। तो महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? गरीबी उन्मूलन, जिससे गरीबी उन्मूलन हो। इंदिरा आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना, तो मातृत्व लाभ वगैरह होगा, ठीक है। स्वच्छ भारत, ये स्वच्छता संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। गरीबी उन्मूलन इंदिरा आवास योजना हो सकता है क्योंकि उसमें आवास दिया जाएगा गरीबों को, तो शायद ये होना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के डैश मॉडल मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के किस मॉडल को हमने अपनाया था? हमने लिया था रशिया का मॉडल, जो कि किस पे था? समाज उस पे जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने भूमिका में रखा था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अब क्या है, सारा जो भी है पंचवर्षीय योजना के सारे नोट्स रिवाइज कर लेना एक बार, जैसे क्वेश्चन आ गया ना, अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाता है, फिर बार बार उसको देखते हो तो आप। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इन लोग खत्म, तो एक ही रेखा बची। ठीक है, कर्क, मकर और विश्वत रेखा है ना, इक्वेटर, ये सारी तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं, तो एक ही रेखा बची जो नहीं गुजरेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस न्यायालय के पास सामान्य कानून अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति? आसान सा सवाल, और पीवाईक्यू में भी पूछा गया। जो सामान्य कानूनी अधिकार होते हैं ना, उसके लिए आदेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो होती है आपकी हाई कोर्ट के पास। ठीक है, जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो शक्ति है वो दोनों के पास होती है। ठीक है, पर जो मेनली वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके बारे में? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं। तो सामान्य कानून अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, इस पर अपील करके आप ऊपर भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स राष्ट्रों में शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स को जैसे ही आपने देखा यहाँ पे, तो तुरंत क्या करेंगे आप, जहाँ पे भी ब्रिक्स को नोट्स में लिख रखा है तो उसको तुरंत रिवाइज करेंगे, फुल फॉर्म कब बना, क्या कौन कौन सदस्य हैं, तुरंत रिवाइज करेंगे। और उसके बाद अगर नहीं लिख रखा तो इसको अच्छे से नोट्स में ऐड कर लेंगे। अगर आपने नहीं लिखा हुआ पहले से तो नोट्स में ऐड कर लेंगे। क्या पूछा इसने, कौन शामिल नहीं है? तो ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, रशिया है, इटली नहीं है, चीन भी है, इटली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा अगर इसको पढ़ोगे एक बार। ठीक है। कौन से जीवाणु में कई परतों वाले पेप्टिडोग्लाइकन और टेकोइक अम्ल के साथ एक मोटी कोशिका बिकती है? भाई कुछ नहीं पता इसके बारे में, साइंस आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी साइंस है। इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं साइंस के क्वेश्चन स्किप ही कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उमस भरी गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर डैश की क्रिया के कारण होता है? पसीने पर वायरस, वायरस थोड़ी क्रिया करेगा। जीवाणु, मेलानिन, आर्द्रता भी नहीं होना चाहिए। बैक्टीरिया ही होंगे ना भाई, बैक्टीरिया की जो क्रिया होती है उसकी वजह से तो होता है। यही तो होगा, बैक्टीरिया कहते हैं ना इसको। हाँ, तो वही होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र के लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होगा? नेत्र के लेंस द्वारा रेटिना पर कैसा बनेगा भाई? सीधा और छोटा या उल्टा और छोटा? उल्टा और छोटा बनेगा है ना रेटिना पर। साइंस की यार चीज़ें वैसे भी रिवाइज नहीं कर रखी, जो दो चार चीज़ें आती हैं वो भी रिवाइज नहीं कर रखी। आई थिंक उल्टा और छोटा होना चाहिए। गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जीवों और पौधों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। वायुमंडल से गैसें जलीय जीवों और पौधों तक किस माध्यम से पहुंचती हैं? वायुमंडल से गैसें जलीय जीवों और पौधों तक किस माध्यम से पहुंचती हैं? संघनन, बारिश हो गया, वाष्पीकरण निकलता है, ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता, विसरण ही हुआ। और शायद ये तो सेम क्वेश्चन आया है अभी रेलवे किसी एग्जाम में, आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भाई इंग्लिश में भी देखते रहो। जल चक्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों और नदियों में मौजूद तरल जल गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताओ? जो तरल जल है वो गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे आप? वाष्पीकरण ही तो कहेंगे। इतना आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल में किसका? ग्रेफाइट का किया जाता है। ये कोई क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार। पेंसिल में किसका यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखिए फिर हिंदी में देखिए।
गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? हम्म, यार ये सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ें, उत्तल अवतल ये सब तो याद भी रहती हैं, ये सब तो भाई स्किप ही करो, इनको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होगी। बैडमिंटन में, अब देखो ये मैंने जो जीडी के लिए कराया था ना, जीडी के लिए सीरीज शुरू की थी जिसमें 2 ही वीडियो आ पाई थी बस, जिसमें बहुत मेहनत लगी थी। ठीक है, तो उसमें मैंने अच्छे से कराया था, एक एक ये वाला बैडमिंटन का कराया हुआ है, काफ़ी डिटेल से कराया था। जब भी कोई गेम आ जाए तो उसको अच्छे से डिटेल से कर लो एक बारी, ख़त्म, आगे पढ़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वैल्यू एडिशन करते रहो आप। जिससे बैडमिंटन का आ गया आपके पास, मान लो बैडमिंटन के नोट्स नहीं है, तो अच्छे से बैडमिंटन के बारे में सारी चीज़ें लिख लो, पीवाईक्यूज देख देख के इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली। उसके बाद अगर चीज़ें आपके नोट से बाहर जा रही हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन कर दो, जगह छोड़ दो लास्ट में। और अगर इसमें से ही आ रही हैं तो फिर दिक्कत ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है आपकी? अ, इसमें 6.10 होता है लास्ट में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज में, इसको नीचे बुला लेते ना, इतनी दूर कर क्या रहा है भाई तू। हम्म, शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? शतरंज में अंकों के संदर्भ में, अंकों के संदर्भ में मतलब कौन सबसे कम चलता है, ये कहना चाह रहा है। तो राजा तो एक ही चाल चलता है, बस एक ही चलता है ना, वो कहीं भी चल सकता है एक ही। वजीर तो किधर भी चल सकता है। घोड़ा 2.5 चाल चलता है, वो बताए। हाथी सीधा सीधा चलता है। तो भाई राजा ही है। आई थिंक जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो यही है कि जो सबसे कम चलता है। आप किस खेल में स्मैश शॉट खेलेंगे? किस में खेलेंगे? स्मैश मारते हैं ना, बैडमिंटन में मारते हैं, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाकिर हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिससे वे सबसे कम उम्र के तबला वादक बन गए थे? हम्म, सबसे कम उम्र के तबला वादक बन गए, कौन सा पुरस्कार मिला भाई 2002 में? हम्म हम्म, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बल्कि हालांकि संगीत से रिलेटेड है तो शायद ऑप्शन वन के साथ जाके देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल और खेल 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निखत जरीन को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार, आपको पता है निखत जरीन किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। ठीक है, मेडल भी जीता था इन्होंने, पता होगा आपको। भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा, अगेन अरुणा मिश्रा भी किससे संबंधित है? इनके बारे में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, मैंने मॉक टेस्ट में सुना था। तो ये किससे संबंधित है? ये भी मुक्केबाजी से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत में तो काफ़ी टफ टफ जीके जी उसके करंट अफेयर क्वेश्चन थे, बाद में तो आसान आसान से सवाल है ना। फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? रेशेदार फसलों से संबंधित देखना है आपको, चना और अरहर रेशेदार है क्या? नहीं। जूट रेशेदार है, बिल्कुल सही। भांग रेशेदार है क्या? हाँ, भांग भी रेशेदार है, अभी ये रिसेंटली शायद किसी मॉक में आया था। चाय कॉफ़ी नहीं, गेहूँ चावल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है, अधिकांश सदस्य राज्यसभा में कहाँ से चुन के जाते हैं? स्टेट और उनके लेजिस्लेचर से जाते हैं ना। बाकी तो जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेटेड जो होते हैं वो तो बहुत कम होते हैं, 12 सदस्य है ना। तो राज्य के लोगों द्वारा राज्य के, देखते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा जो बहुमत दल का विरोध करते हैं, क्या लिख दिया भाई? विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों या मंत्रियों द्वारा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, पता होगा आपको भी कि जो मोस्टली राज्यसभा में सदस्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर से चुन के उनके रेशियो में आते हैं। ठीक है, जो उनके पास सीट्स होती है उसके रेशियो में। क्रिकेट की गेंद का मानक वजन क्या है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है पहले से तो 5.75 ऑन्स होता है। ठीक है, ऑन्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये बॉल का वेट होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्वच्छ भारत पहल, स्पेशली तीर्थ स्थलों के लिए पूछा है।
स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मंदिर अभियान, स्वच्छ तीर्थ यात्रा परियोजना। तो इसमें लग रहा है तीर्थ यात्रा तो यही होना चाहिए, है ना, आसान से ऑप्शन है आई थिंक, यही होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। निकट दृष्टि दोष का उपयोग करके ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपयोग करके ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष डैश का उपयोग करके ठीक किया जाता है, ऐसा होना चाहिए, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या काम आता है आपका? उत्तल या अवतल? अवतल लेंस काम आता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। आसान सवाल, रट्टे मारे हुए सवाल, ये तो आसान आसान ही है ना। चलो भाई, इसमें हमने कितने अटेम्प्ट कर लिए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर लिए? 43, जिसमें से हमने शायद 3-4 पे तुक्का मारे। ऑलमोस्ट आगे सारे आसान थे। शुरुआत में आपने देखा होगा जो जिसमें हमने इनमें भी दो शायद 2-3 में तुक्का मारा है। जो शुरुआत के 8-10 थे वो तो सारे किसके थे? करंट अफेयर के थे, बहुत बहुत डिटेल में, है ना। तो काफ़ी, और उसके बाद आसान आसान से क्वेश्चंस थे, है ना। चलो भाई, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं क्या इसमें। ये इससे संबंधित है, ये किससे संबंधित होगा? तो पहले भाई फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट का देखा करो, ठीक है। तो फर्स्ट से फर्स्ट में क्या है? बी से सी +1, और टी से ई हो सकता है क्या? नहीं। आर से एफ नहीं हो सकता, है ना। सी डी ई नहीं हो सकता। तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का तो आपको दिख नहीं रहा। आपको मैंने बताया कि एक आपका सीक्वेंस होना चाहिए, पहले फर्स्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट, उसके बाद फिर आप रैंडम चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है। ये आपका रहना चाहिए लॉजिक का सीक्वेंस, ठीक है। फर्स्ट से फर्स्ट करनी है, तो अब रैंडम आप चेक करें कि रैंडम तो नहीं लिख रखा है इसको, बी और ये सब, तो रैंडम तो नहीं लिख रखा। CDEFGHIJSTU, तो ये मेरे को सीक्वेंस में लग रहे हैं। अब सीक्वेंस में कैसे ये मैच तो नहीं हो रहे। बी का 1 + C, डी का +E, ई का F, आर का S, टी का U। बहुत सही। इन्होंने क्या किया कि इसमें सबका +1 +1 करके उसको लगा दिया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। समझ पाए बात को? तो आर का +1 S, S का +1 T, T का U, V का W, Y का Z। तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। तो STUVWXYZ, तो ये तो बहुत ऑलरेडी दे रखा है सीक्वेंस में। अब इसको क्या लगाना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो इस तरह से इसने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 225, 27, 81 क्या है? तो भाई 225 स्क्वायर है, ये क्यूब है ना। तो ये है 3 का क्यूब, 225 है 15 का स्क्वायर, यानी 3×5 = 15, 5 गुना। तो ये है आपका 9 का स्क्वायर। बट ये 5 गुना तो नहीं हो सकता 9, है ना। तो क्या हो सकता है इसका? 27 का मल्टीपल है क्या ये? 27 धाम 27 निम्न 18, और 20×4 = 24, 243। 8×7 = 56, और 16×4 = 20, और 1 21, 216 में क्या जोड़ दिया? +9 जोड़ दिया, ठीक है। और अगर इससे 9 माइनस कर दूं तो 72 बचा, और 72 इंटू 8 करके आएगा, 9 में इंटू 8 करके 72 आएगा। 9 ऑप्शन में ही नहीं है। तो और क्या लॉजिक हो सकता है भाई इसमें? है तो यार स्क्वायर क्यूब का ही, है ना। ये 15 का स्क्वायर है, 27, तो 15 दूनी 30 में से 3 कम। ये 9 का स्क्वायर है, और 9 दूनी 18 में से 3 कम 15। तो 15 यहाँ ऑप्शन में है तो सही यार, है ना। 15 का स्क्वायर है ये, और ये सामने जो लिखा है इसके, ये है 15 का डबल का -3। 15 दूनी 30 में से 3 गया, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 दूनी 18 में से 3 गया 15। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 से 54, 4 से कैसे लिंक होगा? क्या लिंक होगा? चेक करना पड़ेगा ना। 2 से 54, देखो अभी क्या है ना, शुरुआत में जैसे 1-2 क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिख रहे हैं आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप फंसे रहे। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक गो में ही लेके चला जाए, इसमें क्या ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्किप भी कर सकते हैं आप शुरुआत में, मार्क को रिव्यू करके आगे बढ़िए, बेफिजूल का टाइम मत दीजिए, ईगो पे मत लेना क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ना उनको।
मार्क फॉर रिव्यू करके। 2 से 54 कैसे हो सकता है, × 27। अब इसमें × 27 करेंगे कितना हो जाएगा, 81। नहीं हो रहा। तो और क्या हो सकता है भाई इसमें, 5 × 4 = 20, 2 × 20, 4 × 40, मल्टीप्लाई करके 40 आ रहा है, 5 × 10 यानी 20। नहीं आ रहा। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा ना। 2 × 4 = 8, 16, 32, 64। तो × 27, 27, 2 × 27 = 54, 7 × 27 नहीं हो रहा। 27, 3 का क्यूब है, तो 4 × 3 का क्यूब भी नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, एक ज्यादा का क्यूब का डबल, है ना। 2 से आगे बढ़ा 3, 3 का क्यूब 27, 27 का डबल 54, 4 से 1 आगे बढ़ा 5, 5 का क्यूब 125, इसका डबल 250। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स में आपके ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आपको छाटना है। मैंने अगेन आपको बहुत बार बताया है कि लास्ट वाले पेयर से आप चेक करेंगे, लास्ट वाले पेयर से शुरुआत में चेक करेंगे और काउंट करते चलेंगे। KLMNOP, तो +5 HIJKL, +4 OPQRST, +5 BCDEFG, सब में +5 है, इसमें लास्ट के पेयर में +4 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। चलिए, अन्य से भी नहीं, ऑड वन आउट आपको छाटना है। तो भाई देखो, 45 और 60, यानी 15 × 45, 15 × 4 = 60। तो तिया और चौका तो नहीं है बाकियों में। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। गैप देख लो इनका, 15 का है। 15, 5 × 3 = 8, 5 × 3 = 8, ठीक है, इसमें भी 15 का गैप है। और इसमें कितना गैप है, 14, 17 का गैप है इसमें। ठीक है, 70, 80, 50, इसमें 15 गैप है, सभी में 15 15 गैप है, इसमें केवल 17 का गैप है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, चलो अब इसमें काउंटिंग फिगर है, तो इसमें रेक्टेंगल आपको काउंट करने हैं, आयत आपको काउंट करने हैं। ठीक है, तो भाई ट्रिक वगैरह होती है, याद कर लेना। हालांकि मैंने तो कभी ट्रिक याद नहीं की, सिंपली ऐसे ही कर दो, क्या दिक्कत है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला 8, 8 तो इसमें सीधे सीधे हो गए। ठीक है, 8। उसके बाद अब एक एक को काउंट करके चलो, देखो, एक ये 9, एक ये वाला पूरा 10, और इसमें बन रहे हैं क्या, हाँ, एक ये 11, और एक ये 12, एक ये नीचे वाला 13, हो गए 13। तो अब हो गए 13। ठीक है, अब कौन सा बचा भाई, अब ये बचे आपके एक ये वाला 14, और एक ये वाला 15। ठीक है, और है क्या, ऐसे नहीं है, ऐसे भी नहीं है, तो 15 हम काउंट कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं भाई, इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में देखते हैं। 3 अक्षर PN और T और 3 प्रतीक ये हैं, एक पासे के अलग अलग फलकों पर लिखे गए। इस पासे की 2 स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं, पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है, ये बताना है आपको। पी कहाँ पर है, यहाँ पे। दोनों, जब पास वाला गेम होता है तो इसमें करना है क्या, आपको दोनों में कॉमन चीज देखनी है क्या है। तो कॉमन इसमें एन है, इसमें भी एन दिख रहा है आपको, तो दोनों को आप ऐसे लिख लो। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाओ, तो एन के बाद क्या आएगा, पी, इसमें एन के बाद क्या आएगा, एन। और क्या पूछा है आपसे, पी के अपोजिट क्या आएगा, यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज, और इसमें क्या आ जाएगा, टी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाइए, कॉमन को लेके, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, आकृति सन्निहित नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन में से बताना है आपको कि इसमें कौन सी आकृति सन्निहित नहीं है। तो ये वाली आकृति है क्या इसमें, ये रही ना, ये वाली आकृति, तो ये दिख गई। ठीक है, ये है क्या इसमें, हम्म ए ए ये रहा। ठीक है, ये भी है, दूसरी वाली आकृति भी है। तीसरी आकृति है क्या, तीसरी तो बहुत सिंपल सी है ना, ये लो, ये रही आकृति, है ना। या फिर ऐसे देख लो आप, आकृति तो ये वाली है ही। फोर्थ ऑप्शन बचा, देख लेते हैं एक बार इसको, ये वाली आकृति। जब 3 इसमें दिख गई तो फोर्थ ही नहीं होगा ना, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा हाँ, इसमें आप छोटा भी कर सकते हो ना क्वेश्चन को। छोटा हो जाए भाई, नहीं हो रहा। जूम, अच्छा जूम हो रहा, छोटा नहीं हो रहा। ठीक है भाई, पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो पेपर फोल्डिंग में क्या होता है, जैसे पेपर मोड़ा यहाँ से, अब ऐसे मोड़ दिया, तो जहाँ पे पेपर खुलेगा वहाँ पे मिरर इमेज बनेगी। तो इसकी मिरर इमेज इसके सामने बननी चाहिए। मिरर इमेज है क्या ये? नहीं। ठीक है, अब मिरर इमेज चेक कर लो पहले। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिरर इमेज है क्या? बिल्कुल है। थर्ड में है क्या? बिल्कुल। और फोर्थ में भी है। अब उसके बाद पेपर देखो कैसे खुलेगा, पहले ऐसे खुल गया पेपर, अब ऐसे खुलेगा। ये मुड़ा था ना, अब ऐसे खुलेगा, तो सामने भी मिरर इमेज होनी चाहिए। तो सामने भी मिरर इमेज देख लेते हैं किस किस में है। इसमें देखो सामने मिरर इमेज है क्या? ये नहीं है मिरर इमेज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं मिरर इमेज क्या? बिल्कुल परफेक्ट मिरर इमेज है। फोर्थ में तो बिल्कुल दिख रहा है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो भाई एक बार ऐसे मोड़ा फिर नीचे मोड़ा, तो अब जब ऊपर खुलेगा ये, तो मिरर इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं मिरर इमेज किस में है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में मिरर इमेज है क्या? बिल्कुल है, मिरर इमेज हैगी। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में है क्या मिरर इमेज? नहीं, बिल्कुल भी सेकंड वाले ऑप्शन में मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं मिरर इमेज। थर्ड वाले ऑप्शन में मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज थर्ड वाले ऑप्शन में बिल्कुल है, फर्स्ट और थर्ड में है, और फोर्थ में भी मिरर इमेज है। अब अगेन ऐसे इसको खोलना है तो देखना पड़ेगा, ऐसे खोलेंगे तब भी तो मिरर इमेज देखनी पड़ेगी आपको ऐसे। तो सामने देख लो, ये मिरर इमेज नहीं है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले में तो वैसे ही कुछ नहीं था। थर्ड वाले ऑप्शन में देखो यहाँ ऐसे ऐसे मिरर इमेज है क्या? बिल्कुल है। फोर्थ वाले ऑप्शन में देख लो एक बार, इसमें मिरर इमेज है क्या? इसमें भी मिरर इमेज है। अच्छा अच्छा हाँ, इसमें मिरर इमेज नहीं है देखो। फोर्थ वाले में मिरर इमेज नहीं है, ये ऊपर आ गया ना, ये नीचे आना था डंडा ये वाला, यहाँ पे आना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर इमेज बतानी है आपको, तो देखो भाई, सबसे पहले यू उल्टा बनेगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद एट है, एट है। पी कैसा बनेगा? पी ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से किया कीजिए। ऑप्शन एलिमिनेशन से किया कीजिए। ठीक है, स्लो मोशन हो गया था एकदम से, किया कीजिए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से किया कीजिए उन सवालों को, ठीक है, मिरर इमेज वगैरह वाले को। चलो भाई, इसमें क्या है? इंग्लिश में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ लो एक बार? हिंदी में तो हिंदी में पढ़ लो। अच्छा, आपको यहाँ पे यार ये लाल 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 सी अगर लाइन दिखाई दे रही है ना, तो इसको इग्नोर करना क्योंकि पीसीआर खराब हो गया, पता नहीं कैसे लाइन आ गई इसमें। क्या पूछा इसने? अक्षर आई किसका प्रतिनिधित्व करता है? अरे तेरी, इसमें तो बहुत सारा कुछ है। हम्म, अच्छा, ऑप्शन है। आई में सब कुछ आ रहा है ना, तो आई, अच्छा अच्छा हाँ, देखो ये सर्कल नहीं आ रहा है इसमें, है ना, बाकी सब आ रहा है आई में। सारे 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 फिगर्स जो हैं वो आई में आएंगे, बट सर्कल नहीं आएगा। तो एक बार सर्कल को चेक कर लो, सर्कल क्या है? वृत्त अनुभवी का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे जो इसको अनुभवी भी बता रहे होंगे। ठीक है, तो कंपनी जो नव सिखुआ और अनुभवी, पहला ऑप्शन खत्म। नव सिखुआ और उच्च योग्य कर्मचारी, ठीक है। कंपनी जो अनुभवी, खत्म। नियुक्त करते नव सिखुआ और अनुभवी, खत्म। बेफिजूल का टाइम खराब करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही हमने देखा अनुभवी नहीं होना चाहिए, एक ही ऑप्शन हमारे सामने निकल के आ गया। ये आपकी स्मार्ट अप्रोच रहनी चाहिए ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेंदबाज, बल्लेबाज और गायक, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बोली है कि इसमें कभी भी देखो तो सबसे पहला नजरिया देखो कि क्या एक व्यक्ति तीन चीज़ हो सकता है क्या? कोई गेंदबाजी भी करता हो, बल्लेबाजी भी करता हो, ये हो सकता है क्या? और साथ ही साथ गायक भी हो सकता है क्या? हाँ, विराट कोहली की रील देखी ना आपने, गाना भी गाते हो। ठीक है, तो भाई एक व्यक्ति जब तीनों चीज़ें हो सकता है तो इट मीन्स कि उसका पहला वाला फिगर बनेगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखें भाई, 19 और 5 24। ये एक कहाँ गया? 24 एकम 24, ठीक है, बट ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। तो 5, 3 5 15, 12 निम्मा 108। 12 निम्मा 108, 9 से मल्टीप्लाई ना, और 15 में से 6 गया 9। बहुत सही। 15 में से 6 घटाया 9 बचा, और 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 108। 24 में से 5 गया 19 बचा, और 19 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 19। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जैसे ही मुझे 108 और 12 एक साथ दिख गए ना, तो दिमाग में तुरंत घंटी क्या बची? 12 निम्मा 108,
और जैसे 12 निम्मा 108 देखा कहाँ से आ रहा है, तो ये 6 और 15 माइनस करके आ रहा है, खत्म काम। तो 24 और 5 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, 19 एकम 19। अब यहाँ पे किसको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 पंजे 15, तो माइनस करके 15 5 आना चाहिए। 3 पंजे 15 ना, तो यहाँ 10 है तो यहाँ पे या तो 5 या फिर 15 होना चाहिए। तो ऑप्शन में 15 है भाई, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्या है इसमें, सभी बाग बहादुर हैं। तो सारे जो बाग हैं, सारे बाग जो हैं भाई ये क्या है, बहादुर है। ठीक है, ठीक है। कुछ बहादुर अजीब हैं, तो इनमें से कुछ बहादुर क्या है, अजीब है। ठीक है, कुछ बाग अजीब हैं, तो कुछ बाग इनमें से अजीब हैं क्या, नहीं है, बिल्कुल गलत है। 100% श्योर नहीं हो आप। सभी बहादुर बाग हैं, सभी बहादुर बाग नहीं है, सभी बाग बहादुर है, तो ये भी गलत हो गया। कोई भी अजीब बाग नहीं है, देखो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो ये सारे ही गलत हैं। ठीक है, तो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। 1 3 2 3 सारे गलत हैं, तो इसने सारे गलत क्यों नहीं बोला। अच्छा अच्छा, इधर और का केस भी हो सकता है, अच्छा अच्छा सॉरी यार। जब आपको दिख जाए ना कि सारे ऑप्शन गलत है, तो एक बार इधर और का केस भी देख लिया करो। इधर और में क्या होता है, क्या सिचुएशन होगी कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए कि भाई बाग और अजीब, बाग और अजीब, बाग और अजीब कहाँ है, अजीब और बाग, अजीब और बाग। एक में बोलेगा कुछ है और एक में बोलेगा कोई नहीं है, यानी 1 और 3 का इधर और का केस बन गया। 3 चीज़ें याद रखनी है, पहली चीज़ तो पहला पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक में बोलेगा कुछ है, एक में बोलेगा कोई नहीं है। ठीक है, और दोनों एलिमेंट सेम होंगे, बाग और अजीब है, यहाँ पे भी बाग और अजीब है, यानी कि इधर और का केस बन गया, या तो एक या तो 3। ठीक है, इधर और का केस याद रखिएगा। चलो भाई, क्या बोल रहा है इसने, क्या बोल रहा है, तरह नहीं है, यानी ऑड वन आउट छांटना है आपको। तो देखना शुरू करो भाई, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। ये सारे साइन इसमें हैं, ठीक है। इसमें बीटा 2 बार है ना, ठीक है, इसमें भी 2 बार है, ठीक है। इसमें लेकिन एक बार उल्टा हो रहा है ना ये बीटा, बाकी में सीधा सीधा है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसमें भी सीधा है, यानी कि ये वाला जो ऑड वन आउट हो गया, जिसमें एक बीटा सीधा एक बीटा उल्टा है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। क्या हो रहा है भाई इसमें, अच्छा इसने इसको ऐसे मिला दिया तो ये वाली आकृति बन गई। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये वाली आकृति बन गई। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके तो नहीं बन रही है, लेकिन बट इन दोनों को प्लस करके बन सकती है ना, अगर ये छोटे बड़े हों तो। अगर ये छोटे बड़े हों तो इन दोनों को प्लस करके ये बन सकता है, बट ये तो सेम ही दिखाई दे रहा है। हम्म, इसमें क्या है भाई, इन दोनों को मर्ज करें क्या, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हाँ यार, इन दोनों को मर्जर तो इस ऑप्शन में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 में। इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। हम्म, तो जोड़ के बनना चाहिए ना, ये तो थर्ड में, सेकंड वाले में, इसमें, इसमें तो प्रॉपर दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अच्छा एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं ना। अच्छा ये इसमें घुस गया ऐसे करके, ये वाला इसमें आ गया सर्कल, ठीक है। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सर्कल, अब ये ट्रायंगल इसमें आ गया, और अब ये वाला इसमें आ जाएगा, तो 2 गोले बन जाएंगे उसके अंदर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। वैसे वैसे भी हमने सही सिलेक्ट कर लिया था इस हिसाब से भी। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे बन रही है ये है ना, इसमें इसमें ये मर्ज हो गए, इसमें इसमें ये मर्ज हो गया, इसमें इसमें मर्ज हो जाएगा, तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम तो बहुत हो गया यार, चलो जल्दी से करते हैं ना। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, क्या कर दिया भाई इसने, बीच में दो इसने क्या कर दिया, नंबर्स ला दिए। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट को देख के तो क्या है ये, के का एल, यू वी डब्ल्यू, तो फर्स्ट से +1 लास्ट में, डब्ल्यू एक्स +1 लास्ट में, तो पी का +1 लास्ट में हो जाएगा, पी का +1 हो जाएगा क्यू, और क्यू लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है, खत्म। बाकी सारे नंबर्स वगैरह चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी एक बार और चेक कर लेते हैं, तो के एल एम एन, तो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा, तो बहुत सही। ठीक है,
आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से चलते हैं ना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती पुत्री है। तो भाई मैं हूँ, मेरी माँ है, और उनके पति यानी कि मेरे पिताजी हैं, उनके पति, सॉरी उनके पिता मेरी माता के ससुर लगे, ठीक है। इन मेरी माँ के ससुर के भाई, तो मेरे माँ के ससुर के भाई ये हो गए, इनकी पुत्री। महिला राज से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो पुत्री है, राज ने कहा था, यानी कि मैं ये हूँ राज, तो मेरे पापा के पापा के भाई की बहन, वो भाई की बेटी, यानी कि ये तो मेरी एक तरह से मेरे पिताजी की बहन हो गई। तो मेरी क्या लगी ना, मेरे से पूछा तो मेरी तो बुआ लगेंगी, बहनी बुआ लगेंगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक चॉकलेट प्रत्येक 1 रुपए की बचत, सॉरी 1 रुपए की दर पर बेचती है। एक दुकान एक चॉकलेट प्रत्येक 1 रुपए की दर पर बेचती है। आप एक चॉकलेट के बदले 3 रैपर दे सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो वाले सवाल हैं जो बचपन बचपन में एक दूसरे से पूछा करते थे पहेली के रूप में, कि आपको 3 रैपर वापस देने हैं तो वापस से एक चॉकलेट मिल जाएगी। यदि आपके पास 75 रुपए हैं तो आपको अधिकतम कितनी चॉकलेट मिल सकती है? देखो, सबसे पहले तो 75 रुपए में 75 चॉकलेट मिल गई। उसके बाद मैंने जब चॉकलेट्स खा ली तो मेरे पास 75 रैपर्स भी तो बचे, ठीक है। तो इन 75 रैपर्स में अगर 3 रैपर में देता हूँ तो एक चॉकलेट मिल जाती है, तो इसको मैं 3 से भाग करूँ तो कितनी चॉकलेट मिल जाएंगी? 3 पंजे 15, तो मेरे को 25 चॉकलेट और मिल गई, तो +25, है ना। ये 75 रैपर मैंने दे दिए, तो उसने 3 रैपर के एक चॉकलेट हिसाब से मैंने मेरे को 25 चॉकलेट और दे दी। अब मेरे को जब 25 चॉकलेट मिली तो मैंने ये भी खा ली। अब इसमें भी मैं 3 से भाग कर दूं, क्योंकि 3 रैपर पे एक चॉकलेट मिलेगी, तो 3 × 8 = 24, तो यहाँ पे 8 चॉकलेट मिल जाएंगी और एक रैपर बाकी बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को कितनी चॉकलेट मिल गई? 8 चॉकलेट ये मिल गई और एक ये रैपर ही हो गया, तो 8 और 1 9 रैपर मेरे पास फिर से हो गए। अब मैं अगेन इसको 3 से भाग करता हूँ, 9 रैपर दूंगा तो 3 चॉकलेट मिल जाएंगी, तो अगेन 3 चॉकलेट मेरे को मिल गई। तो अब ये 3 चॉकलेट जो मिली मेरे को, इनसे भी जो रैपर खाली होगा उससे एक और चॉकलेट मिल जाएगी। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है, ठीक है। बहुत छोटे से कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बचपन में पहेलियों में पूछा करते थे आपस में, है ना। तो ये हो गए 100, 8 9 और 3 12, तो 112। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसको अरेंज करना है किससे? डिक्शनरी के हिसाब से। तो पहले देख लो ऑप्शन के हिसाब से जवाब, इसमें 2 और 1, तो आपको ये देखना 2 और 1 में से पहले कौन आएगा। तो 2 और 1 में से पहले कौन आएगा, BROC या BROK? तो BROC आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो खत्म, मतलब जिसमें एक आ रहा है ये तो खत्म ऑप्शन। तो 2 आना चाहिए, 2 के बाद क्या, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 5 और 4 में से देख लो क्या आएगा सबसे पहले। तो 4 और 5 में से देख लो भाई क्या आएगा, BROTO, तो 5 आएगा सबसे पहले, तो ये ऑप्शन खत्म, है ना। OPQRST, ठीक है। तो 5 पहले आएगा, तो 5 पहले आ गया, 5 पहले, ये तो ऑप्शन खत्म, ये तो 5 पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 में से क्या आएगा देख लो, BROWT, तो 4 पहले आएगा ना, 5 के पहले 4, सॉरी 3 और 4 में से देखना है ना हमें। तो ये दो बचे, 3 और 4 में से देखना पहले कौन आएगा, तो PROW BROT, तो T पहले आएगा, TUVW, तो 4 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी की माता एफ की पुत्री है, तो बी की माता एफ की पुत्री है, तो बी है यहाँ कोई, इनकी माता है, ये किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री है, ठीक है। सी एफ और डी का पुत्र है, तो एफ और डी पति पत्नी है, इनका पुत्र कौन है, सी, ठीक है। जी सी और ई का पुत्र है, तो सी और ई पति पत्नी है, इनका पुत्र कौन है, जी, तो पुत्र ही, ठीक है। डी आर की माता है, तो डी जो है ये माता है किसकी, आर की। अब आर कौन है, या तो ये आर होगा या फिर कोई और आर भी होगा, ठीक है। इनकी माताएं डी, तो ये पिता हो गए, ठीक है। एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ जी के पिताजी के पिताजी, तो पिताजी के पिताजी। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या है ये बताना है आपको। तो सबसे पहले गैप देखना शुरू करो, 7 4 11 +11 और 3 14 प्लस, तो कितना हो जाएगा 24, +11 +4 30 40 50 +26, तो ये सीक्वेंस बन रहा है क्या कुछ, यहाँ +3 या +4, एक छोड़ के +3 +4, तो +5 होना चाहिए ना। डबल सीरीज बन रही है, +3 +4 +5 बन रहा है क्या, इसमें +5 करेंगे 60 आएगा, 60 ऑप्शन में भी दे रखा है, खत्म काम। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। इनकी भी कोई डबल सीरीज बन रही होगी, जैसे 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 प्लस हो गया, 11 दूनी 22 +4 हो गया,
उसके बाद इसमें 26 दूनी 52 प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, एम का एल, एल एम, एच आई, आर एस, यू वी, आर एस, टी यू, ए बी, के एल, ई एफ, यानी कि शुरू के जो तीन है उसमें इधर से +1 है और बाकी के चार में इधर से +1 है ना। ओ पी क्यू आर एन ओ और बी सी एल एम ई एफ एम एन। ठीक है, शुरू के जो तीन है उसमें तो इधर से +1 है, तो एस, तो आर एस आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। आर एस, यहाँ आर होगा फिर एस, तो यहाँ एस होगा एस टी, क्यू होगा तो क्यू आर, तो इसमें है। ठीक है, अब यहाँ से +1 होना शुरू होगा तो ए बी। ठीक है, एन ओ आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ओ आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 व्यक्ति हैं, सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी एक दिशा की ओर सम्मुख है। एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एल है। ठीक है, के पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, पता नहीं कहाँ पे है। ओ के आसन में बैठा है, तो पी के निकटतम बाएं कौन बैठा है? तो भाई इसमें बिठा पाओगे क्या? नहीं, के पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दूसरी सिचुएशन ये बना लो कि के जो है वो पी के 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा है। टोटल 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 तो हो गए। उसके बाद इसने पूछा कि पी के निकटतम बाएं कौन है, तो बी के निकटतम बाएं यानी कि यहाँ पे भी कोई व्यक्ति बैठा है, तो 5 ऐसे हो गए। अब इसने बोला है कि एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर तभी हो सकता है जब एन यहाँ बैठा हो और दूसरे दाएं से दूसरे स्थान पर एल यहाँ पे आ जाएगा। बाकी तो कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो पी के बाएं तो भाई एन आ गया, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म भाई। ठीक है, रीजनिंग खत्म। रीजनिंग में हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सारी अटेम्प्ट कर दिया, आसान रीजनिंग थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक दो शुरुआत में थे अच्छे से। अभी भी देखो हमारे पास आधे घंटे से ज़्यादा है, बहुत टाइम है। ठीक है, करते हैं चलो। ब्रेड का मूल्य जैम के मूल्य से 25 रुपये अधिक है, और ब्रेड तथा जैम का मूल्य मिलाकर इतने रुपए है, तो ब्रेड का मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉमन सेंस से और ऑप्शन से भी हो सकते हैं, बट अगर मान लो आपको करना है बेसिक से, तो ब्रेड का मूल्य माना एक्स है, जैम के सॉरी ब्रेड का मूल्य जैम के मूल्य से 25 रुपये अधिक है। ब्रेड का मूल्य जैम के मूल्य से 25 रुपये अधिक है, तो ब्रेड का मूल्य जैम के मूल्य से, तो अगर मान लो कि जैम है, जैम का मूल्य एक्स भी है, तो ब्रेड का मूल्य क्या हो जाएगा? इससे 25 रुपये अधिक हो गया। और दोनों का मिला के कितना है? 75.50। तो भाई दोनों को मिला देंगे तो इनका मूल्य है आपका 75.50। तो अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाके 25 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 50.5। तो एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25.25। ठीक है, पूछा गया इसने ब्रेड का मूल्य, ब्रेड का मूल्य क्या है? x + 25, तो 25 में 25 जोड़ेंगे 50.25, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने कि 99 से विभाजित है, तो x + y का न्यूनतम मान बताना है आपको, क्या होगा? अगेन, जब भी डिविजिबिलिटी का आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि जो 99 से पूछा है, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे चेक नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए कि इसको 2 प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कीजिए। ठीक है, दो मतलब को प्राइम नंबर्स में, है ना। जैसे तो 11 × 9 ये को प्राइम हो गए, तो इन दोनों से चेक कर लो इसको। तो 11 और 9 से चेक करना है, तो पहले 9 का चेक करो। 6 6 12 14 17, तो एक्स और वाई मिलकर अगर एक होंगे तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा, बट 11 से हो पाएगा क्या? देखें, तो 11 से भाज्य के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक छोड़ के एक को प्लस करेंगे, 6 + y + 2, तो 6 + y + 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 6 + x + 3, तो 6 + x + 3, तो ये हो गया 8 + y, और ये हो गया 9 + x। तो एक्स और वाई मिलकर एक बनते हैं, तो वाई को अगर मैं एक रख देता हूँ तो ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, इसको 0 रख दिया तो 9 और 9 बराबर हो गए, तो यानी कि 11 से विभाजित हो जाएगा, तो x + y का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50,000 की धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 6% रेट है पर एनम, और 2 वर्ष के अंत में चाहिए आपको ब्याज टोटल, और अर्धवार्षिक रूप से यानी कि 6 महीने में। तो ब्याज अगर 6% एक साल में मिल रहा है, तो 6 महीने में कितना मिलेगा? 3%। और 2 साल है अर्धवार्षिक रूप से, तो ये टाइम कितना हो जाएगा? 6 6 महीने के 4 स्लॉट हो गए, तो 3% की रेट से 4 साल का टाइम मान के आपको ब्याज काउंट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है, सॉरी। तो ये देखो, जब इसमें ऐसे जीरो बहुत सारी हो ना, तो बेसिक से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे बेसिक से करोगे भाई? पहले तो 3% इसका निकालो, तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 1500। ठीक है, इसका 3% हो गया ना,
तीन पंजे 1500 हो गया, पहले साल तो ही मिल जाएगा इसको। सेकेंड ईयर 1500 तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। इसका भी 3% मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15×3 = 45। तो 45 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि सेकेंड ईयर मिलेगा 1545। ठीक है। अब थर्ड ईयर क्या होगा, 45, 1545 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। देखो ऑप्शन आसपास है क्या, ऑप्शन काफ़ी दूर है, बट आप फिर भी डायरेक्ट कर लो। तीन पंजे 15, 12 और एक 13, 16, तीन एकम 3 और एक 4। ठीक है। तीन पंजे 15, 3 × 4 = 12 और एक 13, तीन पंजे 15 और एक 16, तीन 3 और एक 4। ठीक है। पॉइंट लगा दिया, यानी 46, यानी मैं इसको 47 मान लेता हूँ कि 15, 45 तो मिलेगा ही मिलेगा, 47 और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 7×5 = 12, 8 और एक 9, 1592। तो थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 1592। ठीक है। अब फोर्थ ईयर में आप क्या करो, अप्रोक्स वैल्यू ले लो ना। मैं मान लेता हूँ कि 1600 है। ठीक है। तो इसका भी 3% मिलेगा, मैंने मान लिया कि इतना तो मिलेगा मिलेगा, इसका 3% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसको मैंने 1592 ना मान के 1600 मान लिया, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी गैप है। तो 1600 का 3% कितना, 48। तो इसमें मैंने 48 जोड़ा, तो कितना हो गया, 8 2 10, 10 4 14, 1640 हो गया। तो ये कितना हो गया, 5 और 2 7, 8 8 16 और एक 17, 5 10 15 20 21 22, 2 3 4 5 6, 6277। तो 6277 के आसपास ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। बेसिक से भी कर सकते हो, काफ़ी टाइम होता है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को ट्रिक वगैरह के चक्कर में फंसेंगे तो टाइम भी खराब हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जब आपके पास टाइम बहुत सारा है तो आराम से करिए। ठीक है। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 4 5 है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। देखो बहुत आसान हो गया, जैसे ही आपको 3 4 5 दिखा, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब इसमें आधार और ऊंचाई क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा जो है वो कर्ण होगी, बाकी ये दोनों आधार और ऊंचाई होंगी। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर मान लो ट्रिपलेट नहीं होते तो फिर आप क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट S, S-A, S-B, S-C। ठीक है। इसमें S क्या होता है, हाफ पेरीमीटर, सॉरी सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ABC क्या होती है, इसकी तीनों भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या बोला है, 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 20%, 15% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु एक्स में बिकी जाती है, बेची जाती है। तो एक्स का मान बताना है। तो बहुत आसान कर दिया सवाल। देखो या तो आप इसको सक्सेसिव से कर दो, नहीं तो बहुत आसान है, ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने कहा 500 रुपये, पहले मैंने 20% की छूट दी, तो 20% की छूट देने के बाद कितने का बचा हो, 10% हो गया 50, तो 20% हो गया 100, यानी कि अब उसकी वैल्यू बची 400 रुपये की। अब इसे 15% की छूट देनी है, तो 10% कितना हो गया 40। ठीक है। उसका आधा कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसमें 60 रुपये की और छूट देनी है 400 में, तो कितना हो जाएगा 340 रुपये हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, x+y माइनस XY/100, ये होता है सक्सेसिव। ठीक है, लगातार छूट का। तो ये कितना हो जाएगा 20 और 35 माइनस x × y, यानी कि 15 दूनी 30, 300/100 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 32%। तो इस पर सक्सेसिव 32% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 1500 का 500 का 32% कितना हो जाएगा, 32×5 = 160। तो 160 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो 500 में से 160 गया 340। ठीक है। जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संध्या ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए विद्या को 5,000 रुपये उधार दिए। विद्या को 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि की गणना कीजिए। अगेन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें बस, है ना। ऑप्शन अगर देखें तो अरे भाई, ऑप्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पॉइंट में भी नज़दीक है, पॉइंट 1 से भी देखो कितना नज़दीक ऑप्शन है। तो इसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेना, आराम से बेसिक से करिए। ठीक है। 3 साल की बात है, 5,000 रुपये है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी राशि आपको बताना है। ठीक है। 5% रेट है और वार्षिक रूप से ही लिया जा रहा है। ठीक है। तो मैंने कहा भाई 5,000 रुपये है, इसमें 1 साल में 5% मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये मिल गए पहले साल। ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि 250 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इसका 5% भी मिलेगा मेरे को, तो ये कितना हो जाएगा, 25×5 = 125 बटा, यानी कि 12,500 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। सॉरी, 250 रुपये तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस इसमें 12,500 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। 12,500 रुपये एक्स्ट्रा कितना हो गया ये, 262.5 हो गया है ना, 50 60 62.5। ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, इतने तो मिलेंगे मिलेंगे, एक सेकेंड,
262.5 तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस इसका 5% और एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो इसका 5% क्या हो गया, इसमें पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा, तो बेसिक से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बहुत नज़दीक है आंसर, ठीक है। ऑप्शंस, तो 5×5 = 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 × 30 और 1 31, 5 दूनी 10 और 3 13, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 13.125। तो देखो भाई 262.5 तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस इसमें 13.125 भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 5 2 6.325 6 7 275.625, ठीक है। तो 5 2 6 5 11, तो 5 और 5 10, तो 12 और 1 13। 1 सेकेंड, ये क्या कर दिया मैंने, ये 250 है ना। 5 2 6 5 11, एक 5 6 7 और 1 8, 6 5 11 और 7 18, 2 4 6 और 1 7, 788.125। 5,000 रुपये थे, यानी कि 5788.125, 5788.12 या 13। देखो कितनी ज़्यादा नज़दीक कैलकुलेशन इसमें हो गई ना। अब एक चीज़ आपको अगर पता हो, जो आपने 6 क्लास में अगर पढ़ा हो, तो अगर आप 0.5 हो जाता है तो 0.5 को आप क्या मान लेते हैं, पूरा एक मान लेते हैं दशमलव की गणना में, ठीक है। 0.5 से अगर कम है तो आप उसको क्या मानेंगे, एक से कम मानेंगे, है ना। 0.5 या इससे अधिक जो होता है वो एक मान लिया था, तो पूरा मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि एंड में क्या है 1 2 5 है, 2 5 यानी कि 3 भी इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें आगे बढ़ के, तो ये है 12 और 54 का तीसरा अनुपात, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, कोई भी कोई सा भी प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, B² = AC, ठीक है। ए होता है पहला, बी होता है दूसरा, सी होता है तीसरा। जो भी पूछा है वो आप निकाल देंगे। तीसरा पूछा है, यानी कि सी पूछा है आपसे, यानी ए और बी दे रखा है आपको, तो B² यानी कि 54 का स्क्वायर, B² = AC। तो ए कितना है आपका 12, इंटू सी कितना है पता नहीं, सी आपको निकालना है। तो ये 12 क्या है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे लेके जाओ डिवाइड में, तो 6 दूनी 12, 6 नीम 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 9 7 63, 9 दूनी 18, 20 और 4 24, तो सी की वैल्यू आ गई 243। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने। एक व्यक्ति 2,000 रुपये प्रति पेटी के मूल्य पर अंगूर की 10 पेटी खरीदता है, ठीक है। प्रत्येक पेटी में 20 किलोग्राम अंगूर थे, ठीक है। वह प्रत्येक पेटी को 2,500 रुपये प्रति पेटी की दर से बेचता है, लेकिन उनमें से कुल 10 किलोग्राम अंगूर खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वह परिवहन शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करता है, ठीक है। लाभ या हानि बतानी है, ठीक है। तो 2,000 रुपये की पेटी उसने खरीदी, 2,000 रुपये की एक पेटी खरीद, 2,000 रुपये पर पेटी के हिसाब से उसने 10 पेटी खरीदी। 20 किलोग्राम एक पेटी में अंगूर थे, ठीक है। प्रत्येक पेटी को 2,500 रुपये प्रति पेटी की दर से बेचा, तो प्रत्येक पेटी को 2,500 की दर से बेचा उसने, ठीक है। लेकिन कुल 10 किलोग्राम अंगूर क्या थे, वो खराब हो गए, ठीक है। और परिवहन पर 1,000 रुपये खर्च किया, तो पहले ये देख लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस को क्या पड़ा। तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर आप देखें तो 2,000 रुपये के हिसाब से 20 किलो कितने के हो गए, 4,000 के, ओ सॉरी 4,000 कह रहा हूँ, 40,000 के, ठीक है। 2 दूनी 4, 40,000 के हो गए, ठीक है। प्लस इसने क्या किया कि 1,000 रुपये इसको किस में भुगतान करना पड़ा, परिवहन में भुगतान करना पड़ा, तो 41,000 रुपये की उसको चीज़ मिली। हालांकि इसमें खाली प्रॉफिट बताना है, तो इसको भी क्यों करना, आप खाली प्रॉफिट देख लो आप, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, भाई मैंने एक उसमें 500 रुपये का प्रॉफिट किया, ठीक है। एक पेटी में मेरे को 500 रुपये का प्रॉफिट मिला, ठीक है। एक पेटी में 500 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है ना, एक पेटी में 2,000 की खरीद रहा हूँ, अभी इसको 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा अलग रखेंगे जो इसमें हमारा है ना परिवहन में। एक पेटी पे मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट मिला, मुझे बेचनी कितनी टोटल पेटी है, 20 पेटी बेचनी है, बट आधी पेटी तो मेरी खराब हो गई, 10 किलोग्राम अंगूर तो खराब हो गए। एक पेटी में 20 किलोग्राम अंगूर होते हैं, मेरे पास कितनी पेटी बची, टोटल 9.5 पेटी बची, ठीक है। तो 9.5 पेटी में मेरे को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 500 के हिसाब से, 5 × 4500 और 250, तो ये कितना हो जाएगा, 0 5 2 7 4 4750। तो मेरे को टोटल इतना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब
मतलब ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी इसमें से मेरे को बाकी खर्चे भी तो निकालने पड़ेंगे। 1,000 रुपये तो मेरे को इसमें से ट्रांसपोर्ट का शुल्क हटाना पड़ेगा, तो 37, मतलब इसमें से 1,000 रुपये माइनस करूंगा तो कितना बचा, 3750। ठीक है। अब जो मेरे को अंगूर खराब हो गए मेरे, यानी कि जो मेरे 10 किलोग्राम अंगूर खराब हो गए, उसका पैसा भी तो हटाना पड़ेगा ना प्रॉफिट में से, वो तो नुकसान हो गया मेरा। तो 10 किलोग्राम जो मेरे अंगूर खराब हुए हैं, तो मेरे को कितने रुपए के पड़े थे? 20 किलोग्राम अंगूर की एक पेटी मेरे को 2,000 रुपये की पड़ रही थी। तो 1 किलो अंगूर कितने के पड़ गए भाई? 100 रुपये के पड़ गए, है ना। तो 10 किलोग्राम अंगूर कितने के पड़ गए? 1,000 रुपये के पड़ गए। तो इस प्रॉफिट में से अभी मैं उस खराब अंगूर का भी पैसा निकाल दूंगा, तो कितना बचेगा? 2750। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बेफिजूल की बहुत लंबी कैलकुलेशन से आप बच सकते थे, और डायरेक्ट एक एक पेटी पे ऐसे आप करते थे, मतलब बेफिजूल की कैलकुलेशन हो जाती है अगर आप डायरेक्ट करते ना, कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, फिर पूरा सेलिंग प्राइस निकालते। हमने पर पेटी के हिसाब से देख लिया कि एक पेटी पे 500 का हो रहा है, 9.5 पेटी पे इतना का हो गया, और जो मेरे लॉस थे वो हटा दिए। ओवरऑल नेट प्रॉफिट मेरा निकल के आ गया 2,750। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए। एक दुकानदार द्वारा 95 दर्जन संतरे इतने रुपए प्रत्येक पर खरीदे। एक संतरे की कीमत है 4.5 रुपये, ठीक है, प्रत्येक। उनमें से 7 दर्जन संतरे खराब थे, तो उन्हें निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके द्वारा शेष संतरे 78 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे जाते हैं। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना क्या है? ठीक है। 95 दर्जन उसने खरीदे 4.5 रुपये एक संतरे के हिसाब से, तो एक दर्जन कितने के हो गए भाई? 4.5 का एक है, तो 12 संतरे कितने हो जाएंगे? 12 चौक 48 और 6 54, तो 54 रुपये दर्जन हो गए। ठीक है। 95 दर्जन मैंने खरीदे, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई? 95 × 54। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। 7 दर्जन संतरे खराब हो गए, उन्हें निकाल दिया, ठीक है। अब टोटल बचे कितने? 95 में से 7 गए, बचे आपके 88, 88 दर्जन बचे आपके पास। इन सबको मैंने बेचा 78 रुपये पर दर्जन के हिसाब से। तो सेलिंग प्राइस जो है मेरे लिए वो कितना हो जाएगा? मेरे पास 88 बचे, 88 दर्जन, इनको मैंने बेच दिया भाई 78 रुपये पर हिसाब से, ठीक है। 78 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेच दिया मैंने। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपके सामने मिल गया। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करना, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। यहाँ से इनका रेशियो निकाल दो आप। परसेंटेज में तो चाहिए आंसर, तो रेशियो निकाल लो क्या हो जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है। ठीक है। 3 से काट दो, 3 दूनी 27, 3 दूनी 6, 3 6 18। ठीक है। और कहीं कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर दो, अब आसान हो जाएगा। 9 पंजे 45, 81 और 4 85। तो कॉस्ट प्राइस मेरा इतना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 26 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 44 से, तो 4 6 24, 4 दूनी 8 हो तो 10, 4 1, 4 4 1 1। ठीक है। 1144 रुपये। 855 रुपये की चीज़ में 1144 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा? तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 855 का। इस पर प्रॉफिट कितने का है मेरे को? तो घटा लो, इसमें से कितना घटाना है आपको? 1144 में से 855 घटाना है, तो 14 में से 5 गया, तो 9 5 14। ठीक है। और 9 5 14, इधर कितना बचा? 13 बचा, 13 में से 5 गया 8। सब कुछ सही किया है ना मैंने? 9 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। 4 6 24, 4 9 8 2 10, 4 4 1 1। ठीक है। 14 में से 5 गया 9, 13 में से 5 गया 8, 10 में से 8 गया 2। ठीक है। तो 855 रुपये पे मेरे को 289 का प्रॉफिट हुआ। इन 200 करूंगा तो परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो भाई 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3, 5 7 35, 5 एकम 5। ठीक है। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस जो है वो आसपास नहीं है, बहुत दूर दूर ऑप्शन है। तो अगर अब मैं इसको करके देखें, तो 289 × 20, तो ये कितना हो जाएगा? 71 से डिवाइड करना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 18, है ना। 2 8 16 1 17, 2 4 1 5, 578 0। इसको भाग करना है आपको 171 से, ठीक है। तो प्रॉफिट है हमारे पास, हानि वाले तो ऑप्शन ही खत्म हो गए, प्रॉफिट बचा केवल। तो 17 × 34, 17 × 51, 17 × 68। तो भाई 3 बार में जाएगा सबसे पहले, तो 3 से शुरुआत होगी प्रॉफिट की, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको पता है 3 से शुरुआत होगी प्रॉफिट की, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, खत्म काम। ठीक है। बेफिजूल की कैलकुलेशन नहीं करनी है आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 लड़कियां हैं। तो भाई देखो, गर्ल्स और बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी है? 3, 7 में से तो बॉयज़ कितने बचे? 4। ठीक है।
ठीक है। कुल लड़कों में से 1/4 की आयु 6 वर्ष से कम है। कुल लड़कियों में से 5/6 की आयु भी 6 वर्ष से कम है। तो लड़के अगर 4 है तो इसमें से 1/4 यानी कि 6 से कम वाले कितने, एक लड़का है। ठीक है। लड़कियों में से 5/6 की आयु 6 वर्ष से कम है। तो 3 लड़कियां, इसमें से 5/6 कितना हो जाएगा, 3 लड़कियों का 5/6, तो 3 दूनी 6, 2.5 हो जाएगा। तो इसमें से 2.5 लड़कियों की क्या है, एज 6 वर्ष से कम है। ठीक है। हालांकि 2.5 लड़कियां हो नहीं सकती, इसको इंटू 2 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं पूछा क्या है, नहीं तो फिर इसको इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, रेशियो को कंप्लीट करने के लिए। यदि 6 और इससे अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 300 है। ठीक है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, इससे अधिक आयु 6 और इससे अधिक आयु वाले बच्चों की संख्या 300 है। तो 6 से कम वाले इतने हो गए, तो 6 से ज़्यादा वाले कितने बचे भाई, यहाँ पे 0.5 बचा और यहाँ पे 3 बचा। तो 3.5 की वैल्यू दे रखी है आपको 300। और आपको बताना है क्या है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 7 की वैल्यू आपको बतानी है। भाई 3.5 की वैल्यू 300 है, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 600 हो जाएगी, खत्म काम। और अभी मैंने 300 गलती से 600 पढ़ दिया था, आंसर ही 600 निकला, देखा। पहले पहली जुबान पे आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सरल करना है आपको, तो करें। सबसे ब्रैकेट में भी सबसे पहले बोर्ड मास का रूल आपको पता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है उसमें भी सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है। तो 9 ये प्लस हो जाएगा 2, 9 7 63 और 2 65। ठीक है, 20 × 5 = 100 में से 65 गया, कितने बचे, 35। ठीक है, यहाँ पे 35 बचे माइनस के, ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 19 में से क्या 18, 18 को 2 से भाग किया 9। ठीक है। और 9 में से 35 में से 9 गया, कितने बचे, 26। ठीक है। और यहाँ बचा 3 × 5 = 15, लेकिन ये माइनस का बचा, 3 × 5 = 15, 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 26 और 5 31। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उससे समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे। नाव की मूल गति कितनी है। एक समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा दें तो उसे 3 घंटे कम लगेंगे, और गति पूछ रहा है। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है कि ऑप्शन से पुट करो, खत्म करो। हमने कहा कि मान लो 3 थी उसकी मूल गति, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो उसको पहले कितना टाइम लग रहा होगा, 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24, पहले 18 घंटे लग रहा होगा। अब उसने 3 घंटे इसकी स्पीड बढ़ा दी, तो 6 स्पीड कर दी। अब उसको कितना टाइम लगेगा, 6 × 9 = 54, पहले 18 घंटे अब 9 घंटे, 3 का गैप है क्या, नहीं है, 3 घंटे थोड़ी, 9 घंटे कम लग रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, 12। तो पहली बात तो 12 से 54 कटेगा ही नहीं, तो इस वाले ऑप्शन में मैं पुट ही नहीं करूंगा पहले। फिर 9 से देखूंगा, 9 × 6 = 54, पहले 6 घंटे लगे। उसके बाद मैंने स्पीड कितनी बढ़ा दी, 3 बढ़ा दी, तो 12 हो गया। अगेन 12 से नहीं कट रहा, इसको भी नहीं चेक कर रहा। 6, तो 6 × 54, पहले 6 के हिसाब से 9 घंटे लगे, फिर 3 स्पीड बढ़ा दी तो 12 हो गया, तो 12, सॉरी 12 ही 12 आ रहा है। 6 में 3 स्पीड बढ़ा दी तो 9 हो गया ही, तो 9 के हिसाब से 6 घंटे लगे अब। तो जब मैंने स्पीड 3 बढ़ा दी तो टाइम 3 कम हो गया, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी जो सेटिस्फाई कर गया, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक इतने इंटू इतने सेंटीमीटर के कागज की 2 आयताकार शीट से एक को लंबाई से और दूसरे को चौड़ाई से मोड़कर 2 लंबवृत्तीय बेलन बनाई जाती है। इस प्रकार निर्मित 2 बेलनों का आयतन ज्ञात करना है, आयतन का अनुपात बताना है। मतलब एक बार तो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा होगा, एक बार लंबाई के अनुदिश मोड़ा होगा। ठीक है। तो उनका आयतन का अनुपात बताना है। ठीक है। ऑप्शन सेम सेम से भी हैं, 3 4 आगे पीछे, तो इसलिए पहले वाले को पहले रखना, बाद वाले को बाद में रखना। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं ना आपको, तो आगे पीछे मत कर देना, पहले वाले को पहले। अब देखो अगर 28 वाले को मोड़ते हो आप, अगर 28 वाले को मोड़ते हो, देखो लंबाई इसकी 28 है, जब इसके अनुदिश मोड़ोगे आप तो जो बेलन बनेगा, ये जो 28 है इसका पेरीमीटर हो जाएगा। फिर जब 28 के अनुदिश मोड़ोगे तो ये पेरीमीटर हो जाएगा इसका। तो अगर उसका पेरीमीटर 28 है तो रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई × r, ये आपको दे रखा है 28। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 28 × 7 अपॉन में 22 × 2 = 44, 7 चौक 28, 7 चौक 28 करूँ, 4 एकम नहीं, ठीक है, ये कटे, अच्छा 4 एकम 4, 4 7 28, 49/11, ये आ गई पहले वाली की रेडियस। ठीक है। दूसरे वाली की रेडियस क्या हो जाएगी, सेम, इसमें यहाँ पे 21 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 21 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 21 × 7 / 44, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो दूसरे वाली की रेडियस हो जाएगी 21 × 7 / 44। ठीक है। ठीक है, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं ठीक से यहाँ पे मिटा के।
टाइम भी हो रहा है। पहले वाले की रेडियस कितनी है? इतनी है। दूसरे वाले की रेडियस कितनी है? इतनी है। 1 सेकेंड। ठीक है, ये दूसरे वाले की रेडियस है। अब क्या करना है, इनके दोनों का आयतन का अनुपात बताना है। तो भाई पहले वाले से अगर देखें तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरे वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से तो पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच रह गया आपका बस दोनों का, तो आर स्क्वायर एच कर दो। तो पहले वाले का आर इंटू आर इंटू एच कितना हो जाएगा? देखो एक बार जब हमने लंबाई के अनुदिश मोड़ा होगा तो जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई बन जाएगी बेलन की, है ना भाई। जब आप आयताकार शीट को मोड़ोगे तो लंबाई के अनुदिश मोड़ा, तो जो लंबा होगा ये बेलन जो लंबा बनेगा, ये कितना लंबा बनेगा? जितनी उसकी चौड़ाई होगी। तो एक बार चौड़ाई हो जाएगी इसकी लंबाई, ठीक है। और एक बार ये वाली जो लंबाई है वो उसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, बेलन की। तो रेडियस कितनी हो गई? ये आर स्क्वायर इंटू में एच, अब क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 सत्ते 28, ठीक है। कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो ये तो खत्म यहाँ से। ये यहाँ से खत्म हो गया, 4 बचा, 4 को ऊपर भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ बचा क्या? 21 से तो 21 खत्म, ठीक है। हम्म 1 सेकेंड, मैंने क्या कर दिया है? कुछ गलती तो नहीं होगी? 4 11 चौक 44, ठीक है। 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 से नहीं कट रहा, 4 को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ से हटा के इसको 4 को ऊपर भेज दिया, ठीक है। 7 सत्ते 49 से 49 खत्म। 21 से 21 खत्म, ठीक है। और 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 4:3 बचा ना। 4 और 3 बचा, तो 4:3, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करना शुरू करता है। 18 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बतानी है। ये नहीं पूछा कि मिलेंगे कब, उनके बीच की दूरी बतानी है। देखो भाई, एक की स्पीड है 9, एक की स्पीड है 8 किलोमीटर। तो 1 घंटे में इनके बीच में डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर हो जाएगा 1 घंटे, यानी कि 60 मिनट में डिस्टेंस बीच में इनके हो जाएगा, है ना। एक तो भाई 1 घंटे में 9 किलोमीटर भागेगा और एक केवल 8 किलोमीटर भागेगा। तो 1000 मीटर का डिस्टेंस जो वो एक एक घंटे यानी कि 60 मिनट में हो जाएगा इनके बीच में। बोला है 18 मिनट के बीच 18 मिनट में इनके बीच कितना डिस्टेंस बचेगा, जबकि 400 मीटर इनके बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस है। तो देखते हैं, तो 18 मिनट में इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचना चाहिए? तो ये खत्म, 6 × 3 = 18, 300 मीटर। तो भाई जब 18 मिनट में ये 300 मीटर का डिस्टेंस जो है ना ये बीच में इनके कवर हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। तो इनके बीच की दूरी जो है वो केवल 100 मीटर बचेगी। देखो 300 भी ऑप्शन में दे रखा है, भी खत्म हो जाते हैं। इसने बोला कि ऑलरेडी इनके बीच में 400 मीटर का गैप है। पुलिस तो पीछे भागेंगे ना चोर के, चोर थोड़ी भागेगा पुलिस के पीछे। तो जब पुलिस पीछे से भाग रही है तो वो चोर और पुलिस के बीच में 18 मिनट में इनके बीच में 300 मीटर का डिस्टेंस ने कवर कर लिया। बोला है कि उनके बीच में 18 मिनट के बाद दूरी कितनी बचेगी? पहले 400 थी, 300 मीटर कवर कर लिया, अब 100 मीटर बची बस, सिंपल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना ऐसे सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टंकी से दो इनलेट मुझसे में बैठो। एक टंकी से दो इनलेट नल और एक आउटलेट नल जुड़े हैं। पहला इनलेट नल टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, तो एक पाइप जो है वो 25 मिनट में भर सकता है। और दूसरा नल उसे भरने में पहले नल से 5 मिनट अधिक समय लेता है, यानी कि बी जो है वो उसमें पहले से 5 मिनट अधिक यानी 30 मिनट लेता है। आउटलेट नल से पूरी तरह 6 मिनट में खाली कर सकता है। आउटलेट नल जो है 6 मिनट में पूरा खाली कर सकता है, तो इसमें 6 मिनट में पूरा खाली कर देगा। यदि दोनों इनलेट नलों को क्रमशः इतने और इतने बजे और आउटलेट वाले को इतने बजे खोला जाता है तो टंकी कब भरेगी? इनकी एफिशिएंसी निकाल दो पहले। तो 25 × 150, 150 से कटेगा, 150 से 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, ठीक है। 150 इनका वो हो गया एलसीएम। तो 25 × 150 और 3 × 5 = 15, और यहाँ से 6 × 6 दूनी 12, 1 सेकेंड, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, ये माइनस का 25। अब इसने क्या बोला कि दोनों को क्रमशः, यानी कि पहले वाले को 6 बजे इसने खोला और 6:04 पे दूसरे वाले को खोला, यानी कि पहले वाला जो वो 4 मिनट तक काम करेगा, तो टोटल इसने 24 काम कर दिया। अब दूसरा वाला जो है वो इसके साथ खुल चुका है पहले वाले के साथ 6:04 पे। अब ये दोनों काम करना शुरू करेंगे, दोनों 11 काम कर देंगे 1 मिनट में।
और 6:12 पे तीसरा पाइप खोला जाएगा, यानी कि 8 मिनट तक दोनों मिलके काम करेंगे। तो 11 × 8 = 88, इन्होंने 88 काम और कर दिया, तो 8 × 4 = 12, 8 × 2 = 10 और 11, 112 काम ये कर चुके हैं। अब इसने बोला कि 6:12 पे आउटलेट यानी कि बाहर निकालने वाला भी खोल दिया। अब ये तीनों पाइप खुले हुए हैं, तो खाली हो जाएगा ना। ये दोनों भरते हैं 11 यूनिट और ये खाली करता है 25 यूनिट। तो कुल मिला के ये माइनस कर रहे हैं कितना, 1 4 1 14। ये 14 माइनस कर रहे हैं हर मिनट में। तो 112 ये टंकी भरी हुई है, 1 मिनट में 14 खाली किया है, तो कितना खाली हो जाएगा, 14 8 112। ठीक है, तो 8 मिनट लगेगी इनको खाली करने में। तो खाली कब हो जाएगी, 6:12 से 8 मिनट बाद, यानी कि 6:20 पे। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई कंप्यूटर आ गया, देखें इसको। MS एक्सेल 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्याओं की एक श्रृंखला ऑटो जनरेट करता है। पता नहीं क्या पूछ लिया, आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं। हम्म, हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन को। 2010 की टैब फीचर के माध्यम से बनाई गई टेबल यूजर्स को विभिन्न वैल्यू द्वारा डैश को फिल्टर करने की अनुमति देती है। 2010 की टेबल फीचर के माध्यम से बनाई गई टेबल यूजर्स को विभिन्न वैल्यू द्वारा डैश को फिल्टर करने की अनुमति देती है। MS एक्सेल में टेबल यूजर्स को विभिन्न वैल्यू द्वारा सेल फिल्टर कॉलन कॉलन को फिल्टर करती होगी, और क्या, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे इसका ना, एक आधा तुक्का मार के चलेंगे, वैसे भी कंप्यूटर का कुछ आता पता है नहीं। फंक्शन का मान क्या है, निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है। यार न्यूमेरिकल्स इसके स्किप करेंगे, न्यूमेरिकल्स छोड़ रखे हैं इसके, कुछ भी पढ़ा लिखा है नहीं कंप्यूटर का भी। कुछ कुकीज़ उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें हटाने के बाद स्वचालित रूप से पुनः निर्मित हो जाती हैं, जिन्हें डैश कुकीज़ कहा जाता है। कैसे भाई, एक दो क्वेश्चन ठीक होंगे या नहीं कंप्यूटर में, सारे उल्टे सीधे हैं। कुछ कुकीज़ उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें हटाने के बाद स्वचालित रूप से पुनः निर्मित हो जाती है, उन्हें डैश कुकीज़ कहते हैं। थर्ड पार्टी जॉम्बी, परसिस्टेंस और सेशन, खुद निर्मित हो रही है अपने आप, जॉम्बी बन रही होगी, पता नहीं भाई जॉम्बी के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी मानी जाती है। तो बहुत आसान सवाल है आपका, सबसे बड़ी कौन सी होती है, योट्टा बाइट। ठीक है, 10 टू द पावर कितनी, आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2007 की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आप समझते हैं ना, कहाँ पे ऊपर जो कोने में होता है, यहाँ पे ऐसे करके, जो MS वर्ड आप खोलेंगे ना, ऊपर ऐसे ये ऐसे बना रहता है स्केल टाइप का, यहाँ पे कोने में होता है स्प्लिट बार। तो कहाँ पे होता है, बाईं ओर नहीं दाईं ओर होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो वर्टिकल में होता है ना, तो वर्टिकल में शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ है। GUI इंग्लिश में देखते हैं इसको, गोफर ग्रुप ग्राफिकल गीगाबाइट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये ठीक लग रहा है, यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, सुपर वीडियो पोर्ट, नहीं, इथरनेट पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, पहले PYQ में आया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा कम्युनिकेशन के संबंध में सत्य है। डाटा कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, यह केवल टेक्स्ट मैसेज सेंड या रिसीव करने की क्रिया है। डाटा कम्युनिकेशन केवल टेक्स्ट मैसेज सेंड या रिसीव करने की प्रक्रिया है भाई, आई थिंक ये तो गलत होना चाहिए ना, केवल वैसे ही लगा दिया इसमें, और कुछ नहीं होता डाटा कम्युनिकेशन में। प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जिसका डाटा कम्युनिकेशन के समय सेंडर और रिसीवर द्वारा पालन किया जाता है। नियमों का एक समूह जिसका कम्युनिकेशन के समय सेंडर रिसीवर द्वारा पालन किया जाता है, बेसिक सी स्टेटमेंट लग रही है, ठीक होनी चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से सबसे आसान क्वेश्चन, JPEG की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, तो क्या होती है ये, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, ऑलमोस्ट कंप्यूटर के देख लिए हमने, 8 अटेम्प्ट करें, तुक्का मारना है क्या, छोड़ो इसमें, अंदर तुक्का नहीं मारेंगे।
इसमें हो गए। मैथ्स और रीजनिंग का देख लो आप भाई, रीजनिंग में सारे हो गए ना, छुट्टा नहीं, ठीक है। मैथ्स में हो गए। जीके जिसमें टोटल कितने अटेम्प्ट हुए थे? 43। ये दिखा है नीचे, ठीक है, 7 स्किप किए थे, बहुत है, इतने सारे अटेम्प्ट नहीं करने। ठीक है, चलो सबमिट करते हैं इसको, है ना, ऑलमोस्ट हो ही गया सारा। अच्छा, इसने यहाँ पे दिखा दिया, वैसे एसएससी में शायद दिखाते नहीं है आजकल, एलिक्विटी वाले में। उसने दिखा दिया यहाँ पे आपने कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में किए हैं, ठीक है। सबमिट करते हैं। 7 क्वेश्चन गलत है भाई, पता नहीं कौन से गलत है। 9 क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, और उस हिसाब से मार्क्स तो ठीक है। जीके जीएस में अगर आपने देखा हो, जीके जीएस का जो सेक्शन था, आई थिंक इसमें एज रह गया, ठीक हो गया इसमें स्कोर। क्यों? क्योंकि शुरू के अगर आपने देखे हो 10 से 12 क्वेश्चन जो थे ना, लगातार करंट अफेयर के थे, और उसमें लगातार ही करंट अफेयर के आते आ रहे थे, उसमें से मोस्टली शायद एक आधा ही क्वेश्चन पता होगा, है ना। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे इतने आसान आसान से थे, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये मॉक टेस्ट से भी आपको क्या मतलब सीखना है कि जब अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत में क्वेश्चन ऐसे हैं कि नहीं आपको आ रहे, हाइपर नहीं होना, ना घबराना है, आगे बहुत आसान क्वेश्चन भी दिखेंगे, और अगर आसान क्वेश्चन नहीं दिखते तो किसी को नहीं दिखेंगे फिर। पेपर का लेवल सबके लिए एक जैसा है, तो उसमें घबराना कैसा। नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें होंगी, और कट ऑफ अगर नहीं नॉर्मलाइजेशन लगता है, तो भी कट ऑफ क्या सबके लिए, कट ऑफ क्या है, आपके मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। तो जब सबके ही मार्क्स कम आ रहे हैं तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी, ठीक है। हालांकि आपको कोशिश तो ये करनी है कि मैक्सिमम आपका अटेम्प्ट रहे, और मैक्सिमम आपका स्कोर आप कर पाओ, ठीक है। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा स्कोर है। जीके जीएस का सेक्शन एंड में क्वेश्चन आसान लगे मेरे को, ठीक है। बाकी तो मैथ रीजनिंग में आपको फुल करनी है, उसमें तो शायद नहीं ही गलत होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन। और और क्या, जीके जीएस में गलत हुए होंगे मोस्टली, कंप्यूटर में हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हों। 8 उसमें अटेम्प्ट किए थे, तो 5-6 तो करेक्ट होंगे एंड वाले शायद, ठीक है। तो बाकी ये रहा। जीके आज इजी थी, इस वजह से इतना ज़्यादा स्कोर हो गया, वरना तो 80-78 तक ठीक है स्कोर, अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो बाकी इसका डिटेल जो एनालिसिस आएगा वो आएगा भाई आपका 9:30 बजे, 22 अक्टूबर को 2025। तो आप इसमें से चेक करके जो भी क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो, और जो भी हमने रॉन्ग किए हैं वो, उन सब के आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दो, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है जी। तो चलिए फिर, ये था आज का मॉक टेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।